हेलो दोस्तों मैं कृष्णा करियर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आपके लिए एक टॉपिक लेके आया हूं। ये मनोविज्ञान से संबंधित है। तो इसमें बताएगा शिक्षण के बारे में बताते हैं आपको। तो शिक्षण क्या होते हैं और मतलब शिक्षण की मतलब इसकी विधाएं क्या होती हैं इसके बारे में बताते हैं। तो पहले हम बात करते हैं शिक्षण के बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में, इसकी जो परिभाषा दी है। तो एग्जाम में बहुत पूछी जाती है कौन सी मतलब किसने परिभाषा दी है, तो इसके बारे में आपको बताते हैं। तो जैसे ये हमारी परिभाषा, तो परिभाषा है शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा पथ और प्रदर्शन निर्देशन और प्रोत्साहन है। ये किसने कहा है? ये कहा है बर्टन ने। तो ये किसने कहा है? तो ये बर्टन ने कहा है। यानी शिक्षण सीखने के लिए मत प्रेरणा और पथ और प्रदर्शन निर्देशन और प्रोत्साहन है। ये किसने कहा है? तो ये बर्टन ने कहा है। एग्जाम में पूछी जाती है, काफी बार पूछी गई है यूपी टेट में। तो इसे ध्यान रखना है आपको। अब बात करते हैं शिक्षण की प्रकृति क्या है, मतलब शिक्षण की प्रकृति क्या है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो शिक्षण एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। तो शिक्षण क्या है? ये एक त्रिमुखी प्रक्रिया या त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। ये किसने कहा है? ये शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है? तो ये जॉन डीवी ने कहा है और रायवर ने कहा है। एग्जाम में आ सकता है कि बताइए शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, किसने कहा है? तो ये कहा है रायवन या जॉन डीवी ने। ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं शिक्षण इसकी प्रकृति क्या है। तो शिक्षण त्रिमुखी प्रक्रिया कैसे प्रक्रिया है? तो जैसे तो ये त्रिभुजाकार में है। पहला शिक्षक और दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा है पाठ्यक्रम। तो इसमें से अगर दो चीजें तो हमारी शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। अगर जैसे पाठ्यक्रम नहीं है तो भी शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। अगर शिक्षार्थी नहीं है, विद्यार्थी नहीं है, तो यह भी शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाएगी। अगर कोई शिक्षक नहीं है तब भी शिक्षण प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। इसलिए कहा है कि शिक्षण एक त्रिध्रुवी मतलब प्रक्रिया है। तो ये त्रिमुखी प्रक्रिया है। इसके बाद बात करते हैं शिक्षण एक अंतर प्रक्रिया है। ये क्या है? तो शिक्षण एक अंतर प्रक्रिया है। अगला शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। ये एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है शिक्षण। तो ये शिक्षण क्या है? तो शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। आगे शिक्षण एक सामाजिक एवं व्यावसायिक प्रक्रिया है। ये शिक्षण है तो ये सामाजिक और ये व्यावसायिक प्रक्रिया है। मतलब आप शिक्षित नहीं है तो आप व्यावसायिक इसके उपयोग नहीं हो सकते हैं। तो मतलब मेन चीज होना चाहिए शिक्षण होना चाहिए आपके, तभी आप व्यापार कर सकते हो, तभी आप व्यवसाय कर सकते हो। और समाज में किस तरीका का व्यवहार आपका, उस तरह का व्यवहार होना चाहिए। तो ये सभी मतलब शिक्षण की एक प्रक्रिया है। इसके बाद बताया गया शिक्षण एक कला और विज्ञान दोनों है। तो ये शिक्षण कला और विज्ञान दोनों है। इसके बाद बात करते हैं शिक्षण प्रक्रिया की विशेषता क्या क्या होती है। तो इसकी विशेषताएं क्या क्या है शिक्षण की, तो इसके बारे में बात करते हैं। तो सिम्पसन ने बताया, एक वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे सिम्पसन। तो उन्होंने बताया है कि अच्छे शिक्षण में वांछित सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। अच्छा शिक्षण वो होता है जी मतलब इसमें वांछित सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। आगे यह प्रेरणात्मक व सृजनात्मक दोनों होता है। ये प्रेरणात्मक व सृजनात्मक दोनों होता है। आगे ये अच्छा शिक्षण सुनियोजित होता है। ये जो अच्छा शिक्षण होता है ये सुनियोजित होता है। इसके बाद बताते हैं इसमें छात्र सदैव क्रियाशील रहता है। इसमें क्या होता है?
इसमें छात्र क्रियाशील रहता है। और क्या होता है, शिक्षण क्रियाशील होता है और ये गतिशील होता है और ये संघर्षपूर्ण होना चाहिए। मतलब संघर्षपूर्ण होना चाहिए शिक्षण, और ये गतिशील होना चाहिए और क्रियाशील होना चाहिए। ये होना जरूरी है शिक्षण में। अगर आपके पास संघर्ष नहीं है तभी शिक्षण पूर्ण नहीं हो पाएगा। और आपके पास गतिशील नहीं है, मतलब क्या, जैसे कार्य करने की क्षमता नहीं है आपके पास, तब भी आपका मतलब शिक्षण अधूरा रहेगा। तो ये चीज होनी चाहिए शिक्षण मतलब विद्यार्थी के अंदर। तो ये कुछ प्रक्रियाएं थी, इसके बारे में बताया, और इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा इसके बारे में बताया। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछी जाती है, ये आपको ये याद रखना है। और इसके बारे में मतलब ये शिक्षण एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, ये जॉन डीवी ने बताया है। और इसकी प्रकृति क्या क्या है इसके बारे में बताया है। आगे बात करते हैं इसमें इसकी क्या क्या अवस्थाएं, शिक्षण की अवस्थाएं क्या हैं, तो इसके बारे में एक एक करके बताते हैं आपको। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लिए, उसके बाद इसे रफ करेंगे। आगे बता रहे थे शिक्षण की अवस्थाएं। तो ये शिक्षण की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे पूछ लिया जाता है कि बताइए शिक्षण की अवस्थाएं कितनी हैं। तो इस शिक्षण की 3 प्रकार मुख्य अवस्थाएं होती हैं। तो शिक्षण की अवस्थाएं कितनी है, 3। तो पहली है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। पहली कौन सी है, तो पहली है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। दूसरी है अंत सक्रियात्मक अवस्था, और हमारी तीसरी है पश्च सक्रियात्मक अवस्था। तो ये 3 हमारी हम शिक्षण की अवस्थाएं। पहली कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। दूसरी है अंत संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी है पश्च संक्रियात्मक अवस्था। ये 3 संक्रियात्मक अवस्थाएं शिक्षण की अवस्थाएं। इसके बाद बात करते हैं पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में कौन कौन सी आती है। तो पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या होता है, तो इसमें शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण करना होता है कि शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है इसमें कि आपको किस तरीका से शिक्षण करना है, किस तरीका से क्या क्या करना है। तो इसमें शिक्षण उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। इसके बाद पाठ्य वस्तु का चयन किया जाता है। इसमें क्या होता है, इसमें पाठ्य वस्तु, इसमें सिलेबस का चयन किया जाता है। क्या क्या आपको पढ़ना है, कितना कितना पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है, पहले क्या क्या पढ़ना है, शुरुआत में कैसे आपको तैयारी करनी है। तो इसमें क्या होता है, इसमें पाठ्यक्रम का चयन किया जाता है। इसके बाद शिक्षण सामग्री का चयन किया जाता है। इसमें जो TLM होता है, इसमें जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, तो उसका चयन इसमें किया जाता है। शिक्षण सामग्री का चयन किया जाता है कि हमें क्या क्या सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें इसका चयन किया जाता है। इसके बाद पाठ योजना का निर्माण किया जाता है। इसमें पाठ योजना है तो उसका निर्माण किया जाता है। इसके बाद अंतर संक्रियात्मक अवस्था में क्या क्या आता है, तो अंतर संक्रियात्मक अवस्था में आता है प्रस्तुतिकरण करना, उसके बाद प्रश्नोत्तर, उसके बाद मूल्यांकन करना, उसके बाद पुनर्वलन करना, उसके बाद श्यामपट्ट कार्य प्रदर्शन करना। ये क्या होता है, ये अंतर सक्रियात्मक अवस्था होती है, ये इसके अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं पश्च सक्रियात्मक अवस्था कौन सी होती है। तो ये पश्च सक्रियात्मक अवस्था ये होती है शिक्षण का मूल्यांकन करना, दूसरा शिक्षण में सुधार करना, और तीसरा शिक्षण की प्रतिपुष्टि प्रदर्शित करना। ये इनकी कार्य योजना है। तो इसके बारे में आपको बता दिया क्या क्या करना है, कौन सी अवस्था में क्या क्या योजना बनानी है, क्या क्या आपको कार्य करना है, तो क्या क्या प्रक्रिया है, तो इसके बारे में आपको बता दिया। तो ये 3 अवस्थाएं होती है। इन तीनों अवस्था में अलग अलग प्रक्रियाएं होती हैं।
योजना बनाने की अलग अलग प्रक्रिया होती हैं। तो ये शिक्षण की अवस्थाएं थी। जैसे पूछ लिया जाता है शिक्षण कितने प्रकार के होते हैं, तो शिक्षण यानी शिक्षण की प्रक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो शिक्षण की अवस्थाएं कितनी होती है, 3 होती हैं। अब बात करते हैं शिक्षण की विशेषताएं। उत्तम शिक्षण की क्या क्या विशेषताएं, इसके बारे में बताते हैं आपको। तो उत्तम शिक्षण में क्या क्या होता है, तो उसके बारे में आपको बताते हैं। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद इसे रफ करेंगे। शिक्षण का वातावरण के बारे में बताते हैं अब कि शिक्षण का वातावरण कैसा होना चाहिए। तो इसमें शिक्षण का वातावरण इसके बारे में बताते हैं। तो एक तंत्रीय वातावरण होना चाहिए और इसमें प्रजातंत्रीय वातावरण होना चाहिए, हस्तक्षेप रहित वातावरण होना चाहिए। एक एक करके बताते हैं। एक तंत्रीय वातावरण क्या होता है, अगर वातावरण सही नहीं है तो वहां पर शिक्षण कार्य असंभव होगा। तो ये होना आवश्यक है, यानी मतलब वातावरण सही होना आवश्यक है, मत कहीं पर शोरगुल ना होना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि इससे क्या होता है, शिक्षण कार्य में इफेक्ट पड़ता है। तो जैसे एक तंत्रीय वातावरण क्या होता है, इसके बारे में बताते हैं। तो इसमें क्या होता है, शिक्षण मतलब इसमें शिक्षक का संपूर्ण नियंत्रण शिक्षार्थी पर होता है। एक तंत्रीय वातावरण वो होता है, इसमें शिक्षक का पूरा ध्यान शिक्षक के उस पर छात्र के ऊपर होता है। एक तंत्रीय वातावरण कहलाता है। उसके बाद प्रजातंत्रीय वातावरण क्या होता है, तो इसमें क्या होता है, शिक्षक मार्गदर्शन सहयोगी के लिए इसके रूप में होना चाहिए। ये जो शिक्षक होता है इसमें क्या मार्गदर्शन के रूप में होना चाहिए, उसको सही रास्ता बताना चाहिए। तो मत शिक्षक का कार्य यही होता है कि हर किसी को मतलब एक अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाना। तो उसका मतलब क्या होता है, शिक्षक मार्गदर्शन सहयोग होना चाहिए, उसके रूप में सही प्रयोग होना चाहिए। और दूसरा, शिक्षक तथा छात्र दोनों सक्रिय होने चाहिए। ये प्रजातंत्रीय वातावरण होता है। हस्तक्षेप रहित वातावरण क्या होता है, तो हस्तक्षेप वातावरण वो होता है इसमें सभी विद्यार्थी अपने आप स्वतंत्र होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। तो हस्तक्षेप वातावरण होता है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होते हैं। ये मतलब शिक्षार्थी ये स्वतंत्र रूप से स्वतंत्र होते हैं, अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, ये किसी भी दबाव में नहीं होते हैं। तो मतलब प्रत्येक शिक्षार्थी को स्वतंत्र होना चाहिए। तो इसमें क्या होता है कि इसमें शिक्षण कार्य सही तरीके से हो जाता है। अगर कोई शिक्षक बताएगा तो उसे ध्यान में सही तरह से अपने माइंड में धारण करेंगे। अगर किसी शिक्षक अगर किसी छात्र के ऊपर दबाव है तो उस पर प्रेशर रहेगा, तो उसका ध्यान नहीं रहेगा शिक्षण कार्य में। इसके बारे में शिक्षण प्रक्रिया के चर क्या क्या होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। शिक्षण प्रक्रिया के चर जैसे पूछ लिया जाता है कि बताइए शिक्षण प्रक्रिया के कितने चर होते हैं, तो शिक्षण प्रक्रिया के 3 चर होते हैं। तो पहला होता है स्वतंत्र चर। तो इसमें क्या होता है स्वतंत्र चर में, इसमें स्वतंत्र चर में शिक्षक होता है, इसमें शिक्षक स्वतंत्र रहता है। तो स्वतंत्र मतलब स्वतंत्र चर होता है। इसके बाद होता है आश्रित चर। तो आश्रित चर जो दूसरे पर आश्रित रहते हैं। तो आश्रित चर कौन होते हैं, तो आश्रित चर मतलब छात्र ही होंगे, क्योंकि दूसरे के द्वारा शिक्षण कार्य पूरा कर रहे हैं। तो ये मतलब क्या होता है कि आश्रित चर होते हैं।
ये विद्यार्थी कौन होते हैं? तो विद्यार्थी एक आश्रित चर होते हैं, ये दूसरे पर डिपेंड होते हैं। हस्तक्षेप चर क्या होता है? तो हस्तक्षेप चर एक पाठ्यक्रम होता है, ये एक पाठ्यक्रम होता है, इसे हस्तचर कहते हैं। तो ये शिक्षण प्रक्रिया के चर थे और ये शिक्षण वातावरण के ये पार्ट थे। तो इसके एक एक करके बता दिया आपको। आगे बात करेंगे शिक्षण के प्रमुख उद्देश्य क्या क्या होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। अब इसके बारे में कल बताएंगे। आज बस यहीं तक। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और ज्यादा से ज्यादा संख्या में और अपने ग्रुप पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर और टेलीग्राम पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, तो सभी विद्यार्थियों को लाभ मिले। आज बस इतना ही। अब मिलेंगे कल फिर इसी मंच पर। थैंक यू, धन्यवाद।